अखाड़ा में अब बात मोदी पुतिन के बीच हुई महामुलाकात की। अब से थोड़ी देर पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक समाप्त हुई। हैदराबाद हाउस में हुई इस बैठक के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने आतंकवाद से लेकर यूक्रेन में शांति जैसे मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने रूसी लोगों के लिए 30 दिनों की ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिनों की ग्रुप टूरिस्ट वीजा की घोषणा भी की है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने बताया कि रूस सबसे बड़े भारतीय न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। साथ ही दोनों देशों के बीच जल्द ही FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रूस की मित्रता ध्रुव तारे की तरह है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत और रूस के बीच UN, G20, ब्रिक्स, SCO तथा अन्य मंचों पर करीबी सहयोग रहा है। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातों पर ध्यान दिया, जोर दिया। उन्होंने मित्रता को ध्रुव तारे की बात की और वहीं राष्ट्रपति बैंक्वेट में शशि थरूर को भी आमंत्रित कर दिया गया है। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में बैंक्वेट है और जहां राहुल गांधी जो लीडर ऑपोजिशन है उनको निमंत्रण नहीं है, लेकिन शशि थरूर को निमंत्रण भेजा गया है। किसी और कांग्रेसी नेता को निमंत्रण नहीं भेजा गया, लेकिन डॉक्टर थरूर इस बैंक्वेट में अवश्य रहेंगे। अब यहाँ एक अलग लेवल की सियासत है, क्योंकि LOP पहले भी कह चुके हैं कि जब जब कोई विदेशी बड़ा मेहमान आता है तो हमें दरकिनार कर दिया जाता है। ये सरकार की इनसिक्योरिटी है। सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि विपक्ष जिस तरीके के काम कर रहा है उसको लेकर के उसको कहीं पर भी मंच देना क्या ठीक है? इनसिक्योरिटी तो विपक्ष की दिख रही है, लेकिन यहाँ खेल के अंदर खेल हो रहा है कि कांग्रेस का कोई भी नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर शशि थरूर अब इस बैंक्वेट में अवश्य होंगे। एम्बेसडर अशोक सज्जनार इस वक्त हमारे साथ हैं। वो पूर्व राजनयिक हैं। राजनीति पर बात करेंगे या नहीं वो देखा जाएगा। डॉक्टर शशि थरूर कुछ कहते हैं तो उसको चलाएंगे, लेकिन राजनीति अपनी जगह। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध है और आज जो दोनों नेताओं ने कहा, अशोक सज्जनार जी, काफी अहमियत है इसमें, क्योंकि अगर भारत और रूस इतने सैंक्शंस और इतने प्रेशर के बावजूद FTA की बात कर रहा है, अपने निजी व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन तक ले जाने की बात कर रहा है, ये बहुत बड़े कदम है। जी बहुत धन्यवाद आनंद, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और सबसे पहले मैं बताऊं, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है जो मैं आपके साथ इस चर्चा में हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दोनों नेताओं के द्वारा, एक तो सबसे पहली बात जो ऐसे समय में जब पूरे विश्व में इतना उथल पुथल हो रहा है, राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आए हैं। 4 साल हो गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध में
और यहाँ पर करीब 27-28 घंटे गुजारने वाले हैं। मुझे याद है जब 2021 में वो आए थे 6 दिसंबर को भारत में, तब उन्होंने भारत की धरती पर केवल 4 घंटे गुजारे थे। तो अब जो है बिल्कुल दोनों देशों के हित में है जो अपने साझेदारी को, अपने सहयोग को और आगे बढ़ाएं। और जैसे राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जो हम अपने विदेश नीति को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली चलाएंगे, किसी और देश को नहीं ये कहने देंगे जो आप ऐसा करिए, आप इधर से तेल खरीदिए, उधर से मत खरीदिए, वगैरह वगैरह। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। और आपने जैसे 2-3 मुद्दों के ऊपर आपने आकर्षित किया, जो एक तो फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट, उसके बारे में बातचीत हो रही है। क्योंकि इसके बारे में ये मैं बताऊं, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन करीब 10-15 साल पहले की ये संस्था है। इसमें 5 देश हैं। सबसे बड़ा देश तो इसमें रूस है, परंतु इसमें कजाकिस्तान, जहां मैं एम्बेसडर हुआ करता था, वो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। किर्गिस्तान है, आर्मीनिया है, बेलारूस है। परंतु अगर एफटीए आ जाएगा तो भारत को एक बहुत बड़ा बाजार मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आज जो बात हुई है मोबिलिटी एग्रीमेंट की, वो मैं समझता हूं एक गेम चेंजर हो सकता है। और उसमें अगर ये तो एग्रीमेंट साइन हुई है, हमने देखा है भारत का टैलेंट पूरे विश्व में गया है, परंतु रूस में इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं गया है। मैं जब वहां पर था, जैसे आपको बताऊं, 2 बारी मैं था मॉस्को में। एक बारी जब मॉस्को ये सोवियत संघ की राजधानी थी, दूसरे बार रशियन फेडरेशन की राजधानी थी। तो बहुत प्रयास किया जाता था, परंतु वहां पर कुछ मुश्किलें हैं, कुछ अड़चनें हैं। पर अब मेरे विचार से दोनों देशों ने ये निर्णय कर लिया है जो इन सभी अड़चनों को हटाकर इसको हम आगे निकलेंगे। देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपने की अशोक सज्जनार जी। एक, प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि वहां पर एक फार्मा की कंपनी लगेगी जो भारत और रूस जॉइंटली लगाएगा, वो रूस में लगाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा देखिए रूस में इस युद्ध की वजह से काफी पलायन भी हुआ है रूस के, तो वहां पर लोग नहीं है, उनके पास लेबर कम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैम्बेल बे की ओर ध्यान आकर्षित किया कि उसको नया सिंगापुर बनाने की कोशिश को, और आर्टिक रीजन यानी कि जहां बर्फीली वहां पर जो समुद्री रास्ता है उस पर भी काम करेंगे और सी फेयरिंग वहां पर करेंगे, और यहां से लेबर जाएगा। तो लेबर मोबिलिटी को इंक्रीज किया, यानी कि भारत से जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड या जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसको वहां ले जाने की बात की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये सैंक्शन चल रहे हैं, बैंकों के साथ आप आदान प्रदान नहीं कर सकते, डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो रुपी रूबल में क्या व्यापार हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि अगर $60 बिलियन के तेल का व्यापार आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो फिर क्यों नहीं बाकी सब कुछ कर सकते? तो क्या ये मैकेनिज्म पॉसिबल है? और ये जो 5 देश आपने जोड़े, इन पर सैंक्शन नहीं है, तो क्या इनके थ्रू रूस के अंदर सामान जा सकता है? जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाए। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा हमारे दोनों देश के बीच में जो साझा व्यापार हो रहा है आनंद, वो 96% अपनी नेशनल करेंसीज में हो रहा है। अगर नेशनल करेंसीज में आप कर रहे हैं तो इसको आपको कोई भी स्विफ्ट या पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें आप किए जा सकते हैं। जो यहाँ पर रुपीस कलेक्ट हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, बातचीत हो रही है उसको कैसे भारत में इन्वेस्ट किया जाए। अब तो भारत एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है। यहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से हमारे यहाँ कितना विश्व में अब तो चीन से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर निवेश आता है, तो रूस के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, आपने कहा है कालुगा में वो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री होगी। देखिए, बहुत हम तो जिसे हम नहीं कहते, पूरा विश्व कहता है भारत एक विश्व की फार्मेसी है। जब कोविड-19 हुआ तो भारत में सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स बने, और न केवल कोविशील्ड परंतु हमारे अपने कोवैक्सिन और बड़े और इंडिजिनस वैक्सीन्स बने, जिसको हमने 300 मिलियन वैक्सीन हमने 100 देशों से ऊपर ग्रेटिस हमने उसमें दिया उनकी सहायता के लिए। देखिए, आपने एक जो बात कही, जो राष्ट्रपति पुतिन ने कही, वो उन्होंने कहा नॉर्दर्न पोलर रूट के बारे में। वहां पर रूस उसको विकसित करना चाहता है, परंतु उसके पास दिक्कत है, कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी वगैरह की दिक्कत है। चीन वहां पर आना चाहता है। चीन कहता है मैं नियर आर्कटिक नेशन हूं, उसका कोई नहीं मिलता है तट उससे आर्कटिक सर्कल से, पर वो कहता है मैं नियर आर्कटिक स्टेट हूं। पर रूस नहीं चाहता जो उसका निर्भरता जो चीन के ऊपर वैसे ही इतनी बड़ी हुई है, उसकी निर्भरता और भी बढ़ जाए।
देखिए उसके पास आइस ब्रेकर्स हैं, रूस के पास। नंबर 2 है चीन के पास आइस ब्रेकर्स हैं। ना किसी नॉर्डिक देश के पास, ना अमेरिका, ना कनाडा के पास इतने आइस ब्रेकर्स हैं। तो भारत वहां पर इन्वॉल्व करना चाहता है, जिससे कि उसकी निर्भरता, रूस की निर्भरता पूरी तरीके से चीन के ऊपर नहीं हो, चीन से कम हो जाए और भारत का वहां पर फुटप्रिंट बढ़ जाए। उसके लिए लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी आवश्यकता होगी। अगर एमिरेट्स और बाकी सारे उधर से फ्लाइटें जा सकती हैं मॉस्को, तो एयर इंडिया की फ्लाइट क्यों नहीं जा सकती? एरोफ्लोट क्यों नहीं ज़्यादा विमान अपने कर सकता? ये भी कुछ प्रश्न है कि यहाँ पर अड़चने क्या हैं, या आपको लगता है कि इस परिवेश में अगर इसको देखें, परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें, तो ये अड़चने भी सुलझती हुई नजर आ रही हैं? डिफेंस से कहीं आगे जाकर अब ये दोस्ती हो गई है एम्बेसडर साहब? जी, मेरे विचार से देखिए, मैं ये समझता हूं ये जो यात्रा है राष्ट्रपति पुतिन की, बड़ी गेम चेंजर यात्रा है। दोनों तरफ से दोनों ने निर्णय कर लिया है जो हमने इसको एक क्वांटम लीप देना है अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को। आपने देखा होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, मैं तब मॉस्को में हुआ करता था 1997 में, जब इसके बारे में हमने सोचा था। जो रूस से लेकर अजरबैजान, अस्त्राखान, अजरबैजान, बाकू से लेकर ईरान से लेकर आएंगे, उसके आगे सालों में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईरान के ऊपर 2003 से सैंक्शंस लग गए। उसके बाद 2015 आया जब JCPOA साइन हुआ, उसके बाद आगे इसको ले जाने लगे। परंतु अब जब सैंक्शंस लगे हैं रूस के ऊपर, रूस का जो भी एक्सेस था यूरोप के साथ एकदम बंद हो गया है। तो तब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अब पिछले कुछ 2 साल में हमने देखा है इसमें बहुत ज्यादा सशक्ति आई है, बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी हुई और है। देखिए रूस ईरान की मित्रता है, तो इसीलिए चाबहार पोर्ट में भी कुछ एक तेजी आई है, और कहीं ना कहीं इस रूट को आगे डेवलप करके ईरान को भी फायदा होगा, वहीं अफगानिस्तान को फायदा होगा, उधर से फिर यूरोप की तरफ, IMEC की तरफ, और सऊदी अरेब और खाड़ी देश, मध्य एशिया के, मध्य एशिया के कुछ देश हैं, तो उस तरफ भी जाएगा। जो मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर है, जो इवेंचुअली इटली तक जाने को, उसको खींचने की बात हो रही है, ताकि यूरोप का एक रास्ता वहां से भी बने। कई सारी बातें हो रही है, और ये दूर की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि अगले 2-3 साल की बात हो, अगले 15-20 साल में विश्व स्तर पर कैसा एक समीकरण बनेगा, उसको देख करके ये बातें हो रही हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।